आइए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ठीक है, कुछ अच्छा सीखने मिलेगा आपको इसमें, है ना। एक छोटी सी यूनिक टाइप की बात है जो दिखाई देगी, है ना। तो सुनिए क्या है। फॉलोइंग आर द डेटा परटेनिंग टू इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड फॉर द ईयर 2016 और 17। ठीक है, क्या क्या डेटा गिवन है भाई। पहली बात तो ध्यान देना, ये डेटा कब का है, 1 साल का है। ये डेटा है 1 साल का। ठीक है, पूरी कंपनी का 1 साल का डेटा है। सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 15 लाख का सैलरी देते हैं हम 5 लोगों को मिलाकर। मतलब देखा जाए तो एक जन को 3 लाख देते होंगे, नहीं। ठीक है, फिर सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर्स कितना है, 9 लाख 2 लोगों को, मतलब एक जन की 4.5 लाख कहलाई साल भर की, है ना। फिर सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर 6 लाख, है ना। ये पूरा डेटा ईयर का है, ये ध्यान रखना। कुछ नहीं लिखा, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर एक ही रहा होगा, है ना। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट मैनेजर एक ही होगा। फिर रिपेयर मेंटेनेंस 3 लाख, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 12 लाख। ये पूरे साल भर के हैं, और वो भी तब जब इतने सारे लोग काम करें तो, है ना। तो ओवरहेड तो सबको मिलाकर ही लगते हैं, पूरे साल भर के, है ना। ओवरहेड मतलब जो कहीं ना कहीं आउटपुट से कनेक्ट नहीं है ना, अदरवाइज खर्चे हैं। द कंपनी एग्जीक्यूट्स अ प्रोजेक्ट XYZ, द डिटेल्स ऑफ द सेम एज आर एज फॉलोज। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना है, 6 मंथ। डेटा दिया है 1 साल का, और हमारे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना है, 6 मंथ है। ओके, 1 प्रोजेक्ट लीडर एंड 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर इन्वॉल्व्ड फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो भाई केवल 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हमने प्रोजेक्ट में लगाए हैं, जबकि ये जो अमाउंट दिया था ये तो 5 लोगों का दिया था। तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स हमें 3 ही लगे, प्रोजेक्ट लीडर एक ही लगा, जबकि यहाँ इंफॉर्मेशन 2 की दी है। ठीक है, फिर क्या है, वेयर एज प्रोजेक्ट मैनेजर स्पेंड 2 मंथ एफर्ट। प्रोजेक्ट मैनेजर ने अपने 2 महीने का समय दिया है। साल भर का उसको 6 लाख देते थे, तो 2 महीने का कितना देंगे, ठीक बात है, वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर ट्रेवल एक्सपेंस कितने हैं, अच्छा ये पूरे प्रोजेक्ट के ही है, इसी प्रोजेक्ट के हैं 1,87,500, तो इसमें कुछ भी करने की नीड नहीं है। फिर 2 लैपटॉप्स वर परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹50,000। मतलब देखा जाए तो 1 लाख रुपए के लैपटॉप खरीदे, 2 खरीदे 50-50 हज़ार के, है ना। सो 1 लाख के टोटल हो गए। फिर द लाइफ ऑफ द सेम इज 2 ईयर्स, तो ठीक है, डेप्रीसिएशन निकल जाएगा SLM मेथड से। पर हमें डेप्रीसिएशन केवल 6 महीने का चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट 6 महीने ही चलने वाला है ना। आपसे बोला है प्रोजेक्ट की कॉस्ट शीट बनाइए, ठीक है, बना देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 26, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन नंबर 26। ओके, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट। ओके, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सुनिएगा, सबसे पहले अपना क्या आ जाएगा, सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। ठीक है, सैलरी टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ठीक है। कितनी आएगी समझना, 15 लाख तो है कितने लोगों की, 5 लोगों की सैलरी। हमको लगे केवल 3 इंजीनियर, ठीक बात है। तो 15 लाख सैलरी 5 लोगों की, तो 3 लोगों की कितनी होगी वो निकल जाएगी, है ना। या यूँ समझ लो कि एक जन की 3 लाख है सैलरी, तो 3 लोगों की 9 लाख हो जाएगी, है ना। तो जो भी निकल के आएगी, ये तो 1 साल की है, इसको हमें 6 महीने में कन्वर्ट करना है, ठीक बात है। तो आप क्या कर दीजिए, 6/12 कर दीजिए, या 1/2 कर दीजिए। ठीक है, 6/2 करूँगा तो आपको याद रहेगा कि क्या करा मैंने, ये है ना, 6 मंथ/12 मंथ। ठीक है, आप चाहो तो ओरल कैलकुलेशन कर सकते हो। एक की सैलरी 3 लाख है, तो 3 लोगों की कितनी होगी, 9 लाख होगी। 3 लोग लगे ना हमारे प्रोजेक्ट में, लेकिन 9 लाख तो साल भर की है, क्योंकि डेटा तो साल भर का दिया है, तो इसका आधा कर लो, मतलब 4.5 लाख, है ना। तो आ जाएगा 4.5 लाख, ठीक बात है। ओके, इसको यहाँ ऐसा कर देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, अगला क्या हो जाएगा भैया आपका, अगला हो जाएगा सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर्स। सैलरी टू प्रोजेक्ट लीडर्स, ठीक है।
कितनी हो जाएगी, 2 लोगों की सैलरी है 9 लाख, मतलब एक जन की सैलरी है 4.5 लाख, है ना। तो 9 लाख डिवाइड बाय 2, हमें तो चाहिए था एक ही पर्सन, तो एक जन की हो गई 4.5 लाख। और ये तो 4.5 लाख कितने समय की हुई, 1 साल की है, हमें चाहिए 6 महीने की। तो सिंस ये 12 महीने की, तो डिवाइड बाय 12, तो 6 महीने की कितनी होगी, है ना। तो इंटू 6 मंथ, तो ये कितना आ जाएगा, 4.5 लाख डिवाइड बाय 2, 2,25,000, 2,25,000, ठीक है। फिर आ जाएगी सैलरी टू प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर को भी तो सैलरी देनी पड़ेगी, कितनी, 6 लाख है। ये तो पूरे 12 महीने की है, इसने 2 महीने ही टाइम दिया है इस प्रोजेक्ट पर, तो 2 महीने की कितनी हो जाएगी बताइए आप, 6 डिवाइड बाय 12 इंटू 2, 1 लाख रुपये हो जाएगी। ठीक बात है, डन। अब चलते हैं और आगे। अब बचा रिपेयर मेंटेनेंस और एडमिन ओवरहेड, है ना। तो ओवरहेड्स को लास्ट में डील करेंगे, पहले और बाकी खर्चे लिख देते हैं। जैसे कि ट्रैवल एक्सपेंस दिए थे डायरेक्टली 1,87,500, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ ट्रैवल एक्सपेंसेस 1,87,500, ठीक है। फिर लिख देता हूँ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना आएगा, 1 लाख रुपए के 2 लैपटॉप आए थे, डिवाइड बाय 2 ईयर्स, इनकी लाइफ थी 2 साल की, तो मतलब डेप्रीसिएशन 1 लाख रुपए, ओबियसली यार 1 लाख रुपए के, सॉरी 50,000 का डेप्रीसिएशन लगेगा, है ना। 1 लाख डिवाइड बाय 2 साल, तो 50,000 का डेप्रीसिएशन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो 50,000 आएगा, ये तो कितने का हुआ, ये तो होगा 1 साल का। भाई 1 लाख की कोई एसेट खरीदोगे 2 साल में डेप्रीशिएट हो जाएगी, मतलब 50,000 करके खत्म, ठीक है। 50,000 का डेप्रीसिएशन साल भर का, लेकिन हमें चाहिए कितने समय का, 6 महीने का, तो इंटू 6 मंथ डिवाइड बाय 12 मंथ, कितना आ जाएगा 25,000, है ना। सो 0.25 लैक्स, डन। चलो और आगे चलते हैं। अब केवल क्या बचा है, रिपेयर मेंटेनेंस और एडमिन ओवरहेड। तो रिपेयर मेंटेनेंस एंड एडमिन ओवरहेड, इनकी करनी पड़ेगी हमें वर्किंग, ठीक है, इनकी करनी पड़ेगी हमें वर्किंग। तो ओवरहेड को किस तरीके से चार्ज करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन की। बता रहा हूँ क्या करना है आपको। आपको एक वर्किंग नोट बना देना है, मैं रेड से बना रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल पॉइंट है इसका। वर्किंग नोट 1 क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ठीक है। ओवरहेड कैसे एब्जॉर्ब करेंगे, तो समझिएगा। आपकी सैलरी कितनी थी, देखना 15 लाख और 9 लाख कितना हुआ, और ये 6 लाख, टोटल कितना हो गया, 30 लाख का सैलरी हो गया, है ना। तो यहाँ लिख रहा हूँ ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल सैलरी, और कोई तरीका नहीं है चार्ज करने का, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और ओवरहेड हो जाएंगे कितने आपके, ओवरहेड लगे थे 12 और 3 15 लाख के, 15 लाख के ओवरहेड 30 लाख की सैलरी पर, मतलब जब हम 30 लाख का सैलरी पर खर्चा करते हैं तो साथ में 15 लाख के ओवरहेड भी हो जाते हैं। ये 1 साल का डेटा है, मतलब लगभग 50% के जो है वो ओवरहेड लग जाते हैं, ठीक बात है। अब समझना, अब सिंस हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें एक तो 6 महीने लगे, ठीक है। दूसरी बात, जितने लोग साल भर लगे रहते हैं हमारे यहाँ उतने लोग भी नहीं लगे, तो उस हिसाब से ओवरहेड भी कम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट में जितनी सैलरी हमने पे करी है उसका 50% ही क्या ले लो, ओवरहेड ले लो, ठीक बात है। तो मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, सैलरी का टोटल कर लेते हैं। अरे यार, इस सैलरी का टोटल अपन ने ऊपर कर लेना था, पर ठीक है कोई बात नहीं। टोटल सैलरी पेड फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, इनटू 50%। तो सैलरी कितनी पे करी अपन ने टोटल, चेक करते हैं। 4.5 लाख और 2 लाख, 6,75,000 और एक 7,75,000, ठीक है। तो यहाँ लिख भी देता हूँ प्रॉपर, आप भूल ना जाएं कि ये क्या करा मैंने। 4.5 लाख प्लस 2.25 लाख प्लस 1 लाख इंटू 50% करिए आप, तो 4.5 प्लस
2.25 प्लस 1 इंटू 50%, ये आ रहा है 3,87,500, 3.875 लाख। समझा कि नहीं समझा? तो इस तरीके से आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट शीट फिनिश हो जाएगी। आप इन सबको ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ऐड कर देते हैं जल्दी से, ठीक है। एक सेकेंड, 4.5 प्लस 2.25 प्लस 1 प्लस 1.875 प्लस 0.25 प्लस 3.875, तो आ रहा है 13,75,000। ठीक बात है, 13,75,000। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट थी ये ओवरहेड वाली, इसमें लोग गलती कर सकते हैं। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, ये समझिए आप कि ऐसा नहीं होता ना यार, जैसे आज 100 लोग काम करते हैं एक साल में, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ इसको समझने के लिए। मान लीजिए 100 लोग काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उनको एक साल में अपन 50 लाख की सैलरी पे करते हैं। डन। अब अगर मैं आपसे एक और बात बता देता हूँ, यहाँ पर ये है सैलरी सपोज, है ना, और यहाँ पर है ओवरहेड। ओवरहेड लगते हैं सपोज 10 लाख के, ठीक है। तो 100 एम्प्लॉई काम करते हैं, 50 लाख की सैलरी पे करी साल भर में, और ओवरहेड लगी 10 लाख की। अब अगर मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछूं कि बताओ अगर 6 महीने काम हो तो कितना लगेगा, अगर 6 महीने काम हो तो कितना ओवरहेड लगेगा, तो तुम कहोगे सैलरी आधी हो जाएगी 25 लाख। ठीक बात है, ओवरहेड भी आधे हो जाएंगे, नॉर्मली आप ऐसा बोलोगे, ठीक बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एम्प्लॉयज़ भी कम हो गए, एम्प्लॉयज़ केवल 15 ही लगे, क्या तब भी आप ऐसा करोगे? बोलो, क्या तब भी आप ऐसा करोगे कि यार साल भर के ओवरहेड 10 लाख तो 6 महीने के 5 लाख? नहीं, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी तो कम हो गए। तो भाई ओवरहेड भी तो हर चीज़ से अफेक्ट होते हैं। जैसे आज मैं कहूँ आपसे कि स्टाफ कम होगा तो जो आपके सोशल वेलफेयर होता है ना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो करते हैं अपन, या इसको छोड़ो, आप ऐसे समझ लीजिए कि स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस होते हैं, चाय पानी कैंटीन के खर्चे हैं, या स्टाफ की सैलरी से रिलेटेड, अटेंडेंस से रिलेटेड रिकॉर्ड रखना, है ना। और भी बहुत सारे खर्चे हैं जो कम हो जाते हैं, जो अफेक्ट हो जाते हैं केवल एम्प्लॉयज़ के कम या ज़्यादा होने से। तो इसलिए उन्होंने बहुत परफेक्ट काम करा। उन्होंने क्या करा, बोले जितनी सैलरी लगेगी उसी प्रपोर्शन में अपन ओवरहेड लगा देंगे, है ना। ये एकदम सही नहीं है, लेकिन आपको याद होगा ओवरहेड चैप्टर में भी अपन ने यही पढ़ा था ना कि यार जो जिस तरीके से अपन ओवरहेड चार्ज करते हैं वो एक रीजनेबली सही तरीका होता है, 100% सही नहीं होता है ना। तो सिंस यहाँ पर सैलरी है तो उसी प्रपोर्शन में अपन ने कर दिया। अगर डायरेक्टली हम क्या करेंगे कि ओवरहेड को सीधा आधा कर देंगे 6 महीने का बोल के, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी तो कम हुए हैं, तो अकॉर्डिंगली उसका भी इम्पैक्ट आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, सैलरी का प्रपोर्शन निकाल के ओवरहेड निकाल दो। तो सैलरी टोटल 30 लाख थी, उसमें 15 लाख का खर्चा था। अभी सैलरी 7,75,000 है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा ओवरहेड? 3,87,500। डन। सो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन फिनिश होता है। ओके, तो अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 27 की। ये क्वेश्चन भी आपके स्टडी मटेरियल का है ना, सीए इंटर स्टडी मटेरियल का ये क्वेश्चन है। देखिए क्या है, BHG टोल प्लाजा लिमिटेड बिल्ट a 60 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे एंड नाउ ऑपरेट्स अ टोल प्लाजा टू कलेक्ट टोल्स फ्रॉम पासिंग व्हीकल्स यूजिंग द सेम। कुल मिलाकर क्या हुआ है कि उन्होंने एक रोड बनाया है, एक हाईवे बनाया है 60 किलोमीटर का, ठीक है। अब वहाँ पर उन्होंने टोल प्लाजा लगाकर और टोल का कलेक्शन करने वाले हैं, ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं नॉर्मली हाईवेज पर होता है। फिर क्या है, द कंपनी हैज़ इन्वेस्टेड 600 करोड़ टू बिल्ड द रोड। 600 करोड़ रुपए का खर्चा करा है इन्होंने इस 60 किलोमीटर रूट को बनाने में, ठीक है। एंड हैज़ एस्टिमेटेड दैट अ टोटल 60 करोड़ व्हीकल्स विल बी यूजिंग द हाईवे ड्यूरिंग 10 ईयर्स टोल कलेक्शन टेन्योर। तो 10 साल तक हम टोल कलेक्शन करेंगे और इन 10 सालों में 60 करोड़ व्हीकल्स पास होंगे इस हाईवे से, ठीक है। फिर क्या लिखा है, टोल ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 आर एज फॉलोज। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अब जो डेटा हम नीचे पढ़ने वाले हैं वो मंथ का है। इस चैप्टर में टाइम का बहुत बड़ा खेल है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डेटा, जो न्यूमेरिकल डेटा आप पढ़ने वाले हो उसके ऊपर क्या लिखा है, फॉर द मंथ, फॉर द ईयर या फॉर 6 मंथ, जो भी है ना, ध्यान से। सैलरी टू कलेक्शन पर्सोनल क्या लिखा है, 3 शिफ्ट 4 पर्सन पर शिफ्ट, और क्या लिखा है 150 पर डे पर पर्सन, है ना। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, अपन निकाल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
150 रुपये एक जन को देते हैं, तो 4 लोगों को कितना देंगे, निकल जाएगा 600 रुपये आएगा। अब ये तो एक शिफ्ट का काम हुआ, क्योंकि एक शिफ्ट में ही 4 लोग काम कर रहे थे और उन सबको 150 दे रहे थे हम। तो 150 रुपये इंटू 4 लोगों का कितना हो गया 600, इंटू 3 शिफ्ट लगेंगी दिन भर में, समझ रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। अब महीने भर की बात है तो महीने भर का निकाला तो इंटू 30 दिन कर दो, नहीं तो कितना आ जाएगा 54,000। ठीक है, 1800 इंटू 30 कितना आएगा 54,000 ही आएगा ना। ऐसे ही हम सुपरवाइजर का खर्चा निकाल देंगे, सिक्योरिटी पर्सनल का खर्चा निकाल देंगे और टोल बूथ मैनेजर का भी खर्चा निकाल देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी 80,000। अच्छा, ये सब मंथ का ही खर्चा चल रहा है ना, ये सारा डेटा मंथ में ही चल रहा है जब तक कि कुछ और ना लिखा हो। फिर टेलीफोन 40,000, मेंटेनेंस कॉस्ट 30 लाख। फिर द कंपनी नीड्स 25% प्रॉफिट ओवर टोटल कॉस्ट टू कवर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट निकाल के 60 किलोमीटर से डिवाइड कर देंगे तो 1 किलोमीटर का खर्चा निकल जाएगा, है ना भाई। 60 किलोमीटर का रूट बनाया है तो पूरा खर्चा निकाल लूँ, महीने भर का कितना है, डिवाइड बाय 60 कर दो तो 1 किलोमीटर का खर्चा कितना पड़ रहा है वो निकल जाएगा। फिर कैलकुलेट दी टोल रेट पर व्हीकल। ठीक है, टोल रेट पर व्हीकल निकाल देंगे। एज्यूम देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ व्हीकल। ओके, क्योंकि अगर अलग अलग टाइप के व्हीकल्स होंगे तो उनके रेट अलग अलग होंगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। सो आपको ये मानते हुए चलना है कि एक ही टाइप के व्हीकल होंगे तो जो रेट निकल के आएगी वो एक ही रेट होगी, है ना, जो भी आएगी। नहीं तो आप भी जानते हैं कि यार व्हीकल्स की रेट, ट्रक का रेट अलग है, 4 व्हीलर्स का रेट जो अलग है, बस का रेट जो है वो थोड़ा अलग है ना, ऐसे सबका। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से। सॉल्यूशन नंबर 27। सॉल्यूशन नंबर 27। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक कॉस्ट शीट बना लेते हैं। कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मंथ की ही कॉस्ट शीट अपन बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ अपन इसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन में प्रॉपर नहीं कर पाए थे इसलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके अमाउंट्स, यहाँ पर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स। छोटी मोटी वर्किंग हुई तो यहीं पर्टिकुलर्स में कर देंगे और बड़ी वर्किंग हुई तो सेपरेट वर्किंग नोट अपन बना देंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं कहाँ से अपन, कलेक्शन पर्सनल की सैलरी से। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले सैलरी तो किस किस की आ जाएगी, एक तो कलेक्शन पर्सनल। ठीक है, कितनी आएगी बताओ, अभी बताया था मैंने 150 इंटू 4 लोग काम करते हैं इंटू 3 शिफ्ट काम होती है तो 150 रुपये एक जन को देते हैं, 4 लोग एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एक शिफ्ट का काम। फिर 3 शिफ्ट का कितना हुआ तो इंटू 3 कर दो, और 30 दिन का कितना हुआ, हमें तो महीने भर के खर्चे चाहिए तो यहाँ आ जाएगा 54,000। ठीक है, डन। फिर क्या हो जाएगा भाई आपका, सुपरवाइज़र का सैलरी क्या होगा, तो सुपरवाइज़र को अपन 250 देते हैं एक पर्सन को एक दिन का। कितने पर्सन काम करते हैं एक शिफ्ट में, एक ही काम करता है, बहुत अच्छी बात है। 2 शिफ्ट का कितना हो जाएगा इंटू 2 कर दो, तो एक शिफ्ट में एक आदमी काम कर रहा है उसको 250 रुपया देते हैं। दिन भर में कितनी शिफ्ट लगती हैं, 2 शिफ्ट लगती हैं तो इंटू 2। अब महीने भर में कितने दिन, 30 दिन, तो देख लो आप कितना आ रहा है, 500 इंटू 30 15,000 आना चाहिए, है ना। ओके, और आगे चलते हैं, बात करते हैं सिक्योरिटी पर्सनल की। तो सिक्योरिटी वाले का क्या स्टेटस है भाई, देखो 3 शिफ्ट 2 पर्सन और 1 पर्सन का एक दिन का 150, तो 150 रुपया इंटू 2 पर्सन एक बार में काम करते हैं तो मतलब 300 रुपया एक ही शिफ्ट में चले जाते होंगे, इंटू 3 शिफ्ट लगती हैं तो 300 इंटू 3 900, और इंटू 30 दिन का कितना हो जाएगा, ठीक है 18,000, सॉरी 27,000 होगा ना, देखना 300 इंटू 3 900, 900 इंटू 30 है ना, हाँ 27,000 होगा। ओके 27,000। फिर कौन है भाई, टोल बूथ मैनेजर, इसको भी सैलरी देते हैं फटाफट।
टोल बूथ मैनेजर को कितना दे दें, 400 पर डे पर पर्सन, तो पर्सन तो एक ही है, ठीक है, पर शिफ्ट 2 लगती है, तो एक शिफ्ट में एक पर्सन ने काम करा उसको 400 दे दिए, पर 2 शिफ्ट में काम होता है, ठीक बात है। तो 400 इंटू पर्सन तो एक ही काम करता है इंटू 2 शिफ्ट इंटू 30 दिन का कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा। ओके डन। तो ये तो हो गई सैलरी वाला काम। अब चलते हैं अपन कहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना है, डायरेक्टली गिवन है, बहुत बढ़िया काम हो गया। कितना गिवन है, 80,000 का गिवन है, ठीक है। फिर टेलीफोन का कितना गिवन है, टेलीफोन का गिवन है 40,000। फिर आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, 30 lakhs, ये ध्यान रखना है भाई, 30 लाख का है। और सबसे इम्पोर्टेंट खर्चा जो मैं अब लिखने वाला हूँ वो कौन सा है, इसको मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, समझना आप। 600 करोड़ रुपया हमने लगाया है, 600 करोड़ रुपया हमने लगाया है, तो इसको भी तो रिकवर करना है ना हमको। उन्होंने कहा था ना इंटरेस्ट कॉस्ट भी रिकवर करना है, या जो हमने अदर खर्चे लगाए हैं वो भी रिकवर करने हैं। तो ऐसा समझ लो कि 600 करोड़ हमने लगाए हैं, तो ये भी तो कस्टमर से रिकवर करना है। यूँ समझ लो कि 600 करोड़ की हमने एसेट खरीदी है, तो उसका डेप्रिसिएशन भी तो हमें कलेक्ट करना है। तो देखना, इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल कॉस्ट है ना, या अलोकेशन ऑफ कैपिटल कॉस्ट है ना, ये कैपिटल कॉस्ट है। तो देखो क्या होगा, ये आ जाएगा आपका कितना, 600 करोड़ है, ये तो है 10 सालों का, ठीक है, 10 ईयर्स का। तो मतलब एक तरीके से एक साल में मुझे 60 करोड़ रिकवर करने हैं, ठीक कह रहा हूँ। 600 करोड़ 10 सालों में रिकवर करने हैं, या 10 सालों में 600 करोड़ की एसेट को डेप्रिशिएट करना है, तो एक साल में कितना आ जाएगा आपका, 60 करोड़, ठीक बात है। अब हमें तो एक महीने का चाहिए, तो इनटू क्या करेंगे हम, 1 मंथ डिवाइड बाई 12 मंथ, तो 60 करोड़ है 12 मंथ का, तो एक महीने का कितना होगा, ठीक बात है। तो कितना आ जाएगा आपका, 5 करोड़ है ना, देखना ये आ जाएगा 60 करोड़, ये 600 करोड़ 10 सालों का, तो एक साल का 60 करोड़, ठीक है। और ये है डिवाइड बाय 12 महीने का, तो मतलब 5 करोड़ हर महीने मुझे रिकवर करना है, 5 करोड़ हर महीने मुझे रिकवर करना है। तो 5 करोड़ अमाउंट आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक बात है। यहाँ तक आप सहमत हैं। अब क्या करते हैं अपन, इन सारे खर्चों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, इन सारे खर्चों को अपन कर देते हैं ऐड। तो देखो कितना कितना आ जाएगा, 54,000 प्लस 15,000 प्लस 27,000 प्लस 24,000 प्लस 80,000 प्लस 40,000, तो 2,40,000 तो छोटे छोटे खर्चे हो गए, प्लस 5 करोड़ 30 लाख है ना। तो एक तरीके से आ जाएगा 5 करोड़ 32,40,000 आ जाएगा ये, है ना। यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5 करोड़ 32,40,000, ओके, 5 करोड़ 32,40,000। इस तरीके से लिखना अलाउ नहीं है ना, आप ध्यान रखिए, सारे फिगर्स एक ही टर्म में होना चाहिए, या तो सारे जीरोज यूज़ करो या फिर सब जगह लैक्स लैक्स लिखो, है ना, इस टाइप से। ऐसा नहीं कि कुछ लैक्स में, कुछ हज़ार में, कुछ करोड़ में, कुछ तो भी लिखना है ना। ओके, तो अब उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने पूछा था आपसे कैलकुलेट कॉस्ट पर किलोमीटर। तो कॉस्ट पर किलोमीटर अपन को निकालना है, तो यहाँ लिख देता हूँ रिक्वायरमेंट नंबर 1, कॉस्ट पर किलोमीटर। बहुत सिंपल है ये तो। टोटल कॉस्ट कितनी है, 5 करोड़ 32,40,000 है। ये 60 किलोमीटर की है कॉस्ट, एक महीने की कॉस्ट है ना, और ये 60 किलोमीटर की रोड हमने बनाई है, तो हर किलोमीटर पे हमें कितना खर्चा पड़ा है देखा जाए तो डिवाइड बाय 60 किलोमीटर, तो करो कितना आएगा ये, 5 करोड़ 32,40,000 डिवाइड बाय 60, ये आ रहा है 88,73,333 है ना। सो 88,73,333.33, ठीक है, 8,87,333। ओके, फिर क्या पूछा है आपसे, कैलकुलेट द टोल रेट पर व्हीकल। टोल रेट निकालना है, मतलब प्रॉफिट जोड़ना भी पड़ेगा अब, है ना।
सो टोल रेट पर किलोमीटर ये कितना आ जाएगा आपका 5,32,40,000 मैं जोड़ दूँ कितना प्रॉफिट कमाना है 25%। 25% जोड़ दूँ काय का इसी का है ना 5,32,40,000 का। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल अमाउंट जो आपको कलेक्ट करना है। ठीक कह रहा हूँ मैं, 5,32,40,000 की तो कॉस्ट है, उसमें 25% का प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो टोटल जो भी अमाउंट आएगा वो हमें कलेक्ट करना है। ठीक बात है। अब सिंस हमें बताना है टोल रेट पर व्हीकल, तो हमें नंबर ऑफ व्हीकल से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो एक व्हीकल की रेट निकलेगी। ये टोटल अमाउंट जो है इतना अमाउंट हमें कलेक्ट करना है, कितने व्हीकल से वो डिवाइड कर देते हैं, तो एक व्हीकल से कितना कलेक्ट करना है वो निकल जाएगा। तो कितने व्हीकल्स होंगे बताओ भाई, व्हीकल्स कितने होंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कितने व्हीकल्स उन्होंने बताए थे, उन्होंने कहा था कि 60 करोड़ व्हीकल्स हैं जो चलने वाले हैं 10 सालों में। तो देखना 60 करोड़, इसका वर्किंग आप प्रॉपर कर लेना, मैं तो यहीं लिख दे रहा हूँ वर्किंग नोट। 60 करोड़ डिवाइड बाय 10 ईयर्स, तो मतलब एक साल का 6 करोड़ हो गया। 6 करोड़ व्हीकल चलेंगे एक साल में, बोलो तो एक महीने में कितने डिवाइड बाय 12 महीने इंटू 1 मंथ, तो 60 करोड़ डिवाइड बाय 10 मतलब 6 करोड़ एक साल में। तो एक महीने में कितने डिवाइड बाय 12 इंटू 1, तो मतलब ये आ जाएगा आपका 6 करोड़ डिवाइड बाय 12 है ना, 6 करोड़ डिवाइड बाय 12 ये आ रहा है कितना 50 लाख। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 50 लाख। ठीक है, 50 लाख। तो इतना खर्चा आपको रिकवर करना है 50 लाख व्हीकल से। तो एक व्हीकल से कितना रिकवर करना है, इतना अमाउंट 50 लाख व्हीकल से, तो एक व्हीकल से कितना डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 13.31 इतना अमाउंट आपको एक व्हीकल से कलेक्ट करना है। डन, ओके। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि क्या ध्यान रखना है, टाइम का विशेष ध्यान रखा करो। टाइम मतलब कितने समय का डेटा दिया है। अब यहाँ भी देखो आप, ये जो रिसीट है या ये जो खर्चे हैं ये एक महीने के हैं, इसलिए एक महीने के व्हीकल से डिवाइड करा। समझ रहे, इतना अमाउंट एक महीने में रिकवर करना है, तो एक महीने के व्हीकल से डिवाइड करो। तो जितने टाइम का न्यूमरेटर उतने ही टाइम का डिनोमिनेटर है ना। तो इस पूरे चैप्टर में टाइम का ही खेल है। टाइम देख लो कि कौन सा खर्चा कितने समय का है और हम कितने समय के खर्चे कैलकुलेट करके टोटल कर रहे हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 28 की। ठीक है, बहुत छोटू सा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, द लोन डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक परफॉर्म्स सेवरल फंक्शंस इन एडिशन टू होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टास्क। मतलब जो लोन डिपार्टमेंट है वो बहुत सारे काम करता है, मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोन देने में एंगेज होगा ये, है ना। और उसी में से एक काम क्या है, होम लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का। ठीक बात है, तो बहुत अलग अलग टाइप के लोन होते हैं, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो उनमें से एक काम होता है होम लोन प्रोसेसिंग का। ठीक है, फिर लिखा इट इज एस्टिमेटेड दैट 25% ऑफ द ओवरहेड कॉस्ट ऑफ लोन डिपार्टमेंट आर एप्लीकेबल टू द प्रोसेसिंग ऑफ होम लोन एप्लीकेशन। तो पूरा जो लोन डिपार्टमेंट है उसका जो भी ओवरहेड कॉस्ट आएगा उसका 25% कहाँ चार्ज कर देंगे हम, होम लोन एप्लीकेशन पर। ठीक बात है, ओके। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन कंसर्निंग द प्रोसेसिंग ऑफ लोन एप्लीकेशन। ठीक है, लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग की रिलेटेड डेटा नीचे दिया है। तो उसमें देखो क्या लिखा है, डायरेक्ट प्रोफेशनल लेबर। डायरेक्ट प्रोफेशनल लेबर मतलब जो डायरेक्टली होम लोन प्रोसेसिंग में लगने वाले हैं वो कितने हैं, 4 एम्प्लॉय हैं 20,000 के हिसाब से, 20,000 पर मंथ के हिसाब से। तो मतलब 80,000 का खर्चा तो सीधा सीधा ये हो गया एक महीने का होम लोन प्रोसेसिंग का। लिखा है डायरेक्ट प्रोफेशनल लेबर है ये, है ना, मतलब होम लोन प्रोसेसिंग में डायरेक्टली एंगेज है ये। फिर क्या है, लोन डिपार्टमेंट, अभी पूरे डिपार्टमेंट की बात चल रही है। लोन डिपार्टमेंट ओवरहेड कॉस्ट मंथली कितनी है, इन सबको ऐड करने के बाद 12,000।
ठीक बात है। तो इसका 25% ही हमें होम लोन प्रोसेसिंग पे चार्ज करना है, तो 12,000 का 25% निकल जाएगा। तो चलो ये तो यही हो गया, देखा जाए तो। देखना, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो देखना, यहाँ लिख दूंगा पहले प्रोसेसर्स सैलरी कितनी हो जाएगी, 80,000। ठीक है, इसको यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं, सॉल्यूशन नंबर 28। फिर आपकी ओवरहेड कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 12,000 का 25% कितना, 3,000। तो टोटल कितना हो गया, 83,000। ये टोटल खर्चा हो गया होम लोन का, होम लोन प्रोसेसिंग का। 80,000 की सैलरी पे कर दी और ओवरहेड का खर्चा 3,000 इन पर अपोर्शन कर दिया, एलोकेट कर दिया। तो ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट। अब कितनी एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं ये लोग, ये बताया है क्या कहीं पर? अच्छा, ये इन्होंने नहीं बताया है कि कितनी एप्लीकेशन ये लोग प्रोसेस करते हैं। अगर वो ये और बता देते तो अपन क्या करते, डिवाइड बाय कर देते जो भी जितनी भी एप्लीकेशन होती, तो आपको ये पता चल जाता कि एक एप्लीकेशन पर खर्चा कितना पड़ रहा है। पता नहीं ये बात इसमें शायद मिसिंग हो गई। अच्छा, ये लिखा है, रुको, क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग होम लोन एप्लीकेशन ऑन द एजम्पशन दैट 100 होम लोन एप्लीकेशन आर प्रोसेस्ड ईच मंथ। तो डिवाइड बाय कर दो, यहाँ होम लोन एप्लीकेशंस कितनी, 100। तो कितना आ जाएगा ये, 830 रुपया, है ना। तो ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग 1 होम लोन एप्लीकेशन। ठीक है, एक होम लोन एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का खर्चा आ जाएगा 830। क्यों? क्योंकि महीने भर में होम लोन प्रोसेसिंग का खर्चा आता है 83,000। ठीक बात है। और कितनी होम लोन एप्लीकेशन पर काम होता है, 100 पर। तो एक पर खर्चा कितना पड़ रहा है, 830 रुपये का। ठीक बात है। ओके, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आएगा तो 5 नंबर में ही आएगा ये, है ना। ओके, चलो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ये भी अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है इसमें देख लेते हैं एक बार। हाँ सुनो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू द ईयर 2017-18, मतलब ईयर का हमें डेटा दिया है। प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या बनाना है, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है, कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना है शोइंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर किलोवाट आवर्स बाय चंबल थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, तो आपको एक स्टेटमेंट बनाना है जिसमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताना है, वो भी कैसे, पर किलोवाट आवर्स की। पर किलोवाट आवर्स में कितना खर्चा आता है वो हमें बताना है। टोटल कितने यूनिट जनरेट करे हैं, 10 लाख किलोवाट आवर्स की हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी है। ठीक है, अब इसमें खर्चा कितना लगा, ऑपरेटिंग लेबर 15 लाख, रिपेयर मेंटेनेंस 5 लाख, लुब्रिकेंट ऑयल दिया है, प्लांट सुपरविजन दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड दिए हैं। फिर लिखा है 5 किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर केजी ऑफ कोल कंज्यूम्ड एट द रेट ₹4.25 पर केजी। मतलब यूँ समझ लीजिए कि इतना यूनिट जनरेट करने में इतने रुपये का खर्चा आता है, इतना यूनिट जनरेट करने में या बनाने में 4.25 का खर्चा आता है। ठीक बात है। डेप्रीसिएशन का चार्ज कितना लगता है, 5% ऑन टोटल कॉस्ट ऑफ 200 लाख। तो 200 लाख का 5% 10 लाख सीधे सीधे निकल जाएगा। ठीक बात है। तो आइए इसे सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। देखो भाई, ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 29। खर्चे जल्दी जल्दी लिख देते हैं, कुछ भी नहीं है। यहाँ लिख देते हैं कॉस्ट शीट, ठीक है, फॉर द ईयर 17-18। ओके डन। यहाँ आ जाएंगे आपके क्या क्या पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो सबसे पहले आ जाएगा ऑपरेटिंग लेबर कितना, 15 लाख, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 5 लाख, लुब्रिकेंट एंड स्पेयर्स वगैरह जो हैं वो आ जाएंगे आपके 4 लाख, प्लांट सुपरविज़न आ जाएगा आपका 3 लाख का,
ठीक है। फिर आपके दिए हैं एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड कितने आ जाएंगे आपके 20 लाख, ठीक है। ये तो डायरेक्ट खर्चा मिल गई, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, है ना। अब बात कर लेते हैं अपन काय की डेप्रीसिएशन की। तो डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा, 5% लगाना है कितने पर, 200 लाख पर। तो 200 लाख का 5% कितना होता है, 10 लैक्स, ओके। फिर आ जाएगी कॉस्ट ऑफ कोल कंज्यूम्ड, निकाल देते हैं, ठीक है। तो देखना ध्यान से सुनना, ये 5 किलोवाट आवर्स बनाने में, इतनी यूनिट बनाने में आपका 1 kg कोल लगता है। कितना लगता है, 1 kg कोल लगता है। और 1 kg का रुपया मतलब अमाउंट कितना खर्चा होता है उसमें, ₹4.25। तो सिंपल ऐसा बोलो कि 5 यूनिट बनाने में ₹4.25 का खर्चा होता है। क्यों, क्योंकि 5 किलोवाट आवर यूनिट में 1 kg कोल लगता है। और 1 kg कोल कितने का आता है आपका, ₹4.25 में। तो सिंपल बोलो कि 5 किलोवाट आवर यूनिट में 4.25 का खर्चा होता है। अब हमने कितनी यूनिट बनाई है, 10 लाख किलोवाट आवर। तो ये कितना आ जाएगा, 4.25 डिवाइड बाय 5 इंटू 10, तो यार है 8,50,000, 8.5 लैक्स। बस ख़त्म, इनको ऐड कर दो। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 15 और 5 20 और 4 24 और 3 27 और 20 47, 10 57 और 8.5 प्लस 8.5, ये आ रहा है आपका 65.5 लैक्स। डन। तो ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट प्लस। अच्छा, प्लस करने के लिए प्रॉफिट तो दिया नहीं है, तो प्लस करने का कोई इशू ही नहीं है। बस उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने पूछा था कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट आवर, पर किलोवाट आवर निकालना है। तो डिवाइड बाय कर देंगे किलोवाट आवर्स, टोटल किलोवाट आवर्स यूनिट्स कितनी थी, 10 लाख थी। डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, कॉस्ट पर किलोवाट आवर कितना आ जाएगा, ये 6.55 पर किलोवाट आवर। ठीक बात है, ख़त्म। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस ये है कि कई बार आप जब सॉल्यूशन देखेंगे तो वो लोग क्या करते हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड खर्चों को अलग अलग दिखाते हैं। ठीक बात है, और कभी कभी नहीं भी दिखाते। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि आप कई बार आप अगर ये सीख भी जाओ ना कि कौन सा खर्चा वेरिएबल और कौन सा खर्चा फिक्स में डालना है, तो कई बार वो एक आध ऊपर नीचे कर ही देते। जैसे डेप्रीसिएशन है, नॉर्मली तो वेरिएबल में डालते, कभी कभी फिक्स में डाल देते हैं। तो जैसे अगर मैं कहूँ तो अगर आप इसमें चाहते तो आपका प्लांट सुपरविजन आ जाता फिक्स्ड में, एडमिन ओवरहेड आ जाता फिक्स्ड में, और बस बाकी तो सब आपका इसी में आता, क्या बोलते हैं, वेरिएबल में। ऑपरेटिंग लेबर, रिपेयर मेंटेनेंस, फिर लुब्रिकेंट और स्पेयर्स हैं, डेप्रीसिएशन है ना, कॉस्ट ऑफ कोल कंज्यूम्ड, ये सब वेरिएबल में आ जाती है। ये दोनों फिक्स में आ जाते हैं, पर ये कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप चाहो तो अलग अलग करके भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अलग अलग लिख पाओ तो अच्छी बात है ना। पर कई बार क्या होता है, जब मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये वेरिएबल होगा, ये फिक्स हुआ, तो बच्चा उसी में उलझ के रह जाता है कि सर ये वेरिएबल में तब तो वेरिएबल था, अभी फिक्स हो गया, ऐसा कैसे कर दिया, है ना। तो वो बस ऐसा ही कर देते हैं कई बार इधर का उधर। तो फिर अपन कब तक उसको सोचते रहेंगे, जबकि वो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। बहुत माइनर सा फर्क पड़ता है उससे, क्योंकि कई बार तो ये लोग भी डायरेक्ट ही करते हैं। चलो तो ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ओके।